हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 28 फरवरी 2024 के सभी इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं मैं इसमें 6 अखबारों के निचोड़ को शामिल करता हूं, जिससे आपका एक भी न बिहार करंट अफेयर छूटे, न एक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। दोस्तों, यकीन मानिए आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको लेटेस्ट सारी खबरें मिल जाएंगी डेली की, और आपको कहीं से भी और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोस्तों डेली का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर आप ले सकते हैं डेली, मंथली, ईयरली वीडियोस पीडीएफ उसके। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने किसी भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा का नया अध्यक्ष बनाया है। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह को भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा का नया अध्यक्ष बनाया है। आप जानते हैं दोस्तों, बिहार सरकार ने भू भू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां की हैं। अगर आपको भू जमीन खरीदना है, चाहे जमीन बेचना है, तो आपको पहले अपने आधार को लिंक कराना होगा, साथ ही साथ आधार से मोबाइल को भी लिंक कराना होगा, तभी आप ज़मीन बेच पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों कि पहले जो अपना खतियानी ज़मीन रहता था उसको आदमी बेच देता था। अगर मान लीजिए पिता के नाम पे ज़मीन है तो बेटा बेच देता था, लेकिन अब नहीं होगा। जो ज़मीन के नाम मालिक होगा वही बेच पाएगा। तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है। तो याद रखिए दोस्तों, बिहार सरकार के भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह बनाए गए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में एपिकन 2024 के तहत हो रहे कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा जगत में योगदान के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के किस डॉक्टर को फेलोशिप सम्मान दिया गया है। देखिए दोस्तों, दिल्ली की भारत मंडपम में एपिकन 2024 के तहत हो रहे कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा जगत में योगदान के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर डॉक्टर प्रेम शंकर पटेल को, किसको दोस्तों, डॉक्टर प्रेम शंकर पटेल को फेलोशिप सम्मान दिया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने डॉक्टर प्रेम शंकर पटेल को बधाई भी दी है। विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने इनको शुभकामनाएं दी है। बिहार के अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात किया तो दोस्तों सम्राट चौधरी है। तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर प्रेम शंकर पटेल को, जो आईजीएमएस पटना के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, उनको फेलोशिप सम्मान दिया गया है भारत मंडपम दिल्ली में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कामगर महिलाओं का औसत कितना फीसदी है। देखिए दोस्तों, देश में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 53% है कामगर, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा महिलाएं काम करती है। लगभग 56% जो बिहार की महिलाएं वो कामगर हैं। ठीक है, बिहार में अब तक 2,90,52,000 से अधिक कामगारों ने निबंधन कराया है, जिसमें 56% महिलाएं हैं। निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे स्थान पर है पूरे देश भर में। मेघालय में देश की सबसे अधिक कामकाजी महिलाएं हैं। लगभग दोस्तों यहाँ पे 65% जो महिलाएं हैं वो कामकाजी हैं। तो अगर पूछा जाए कि देश में किस राज्य की महिलाएं सबसे कामकाजी हैं, तो मेघालय की, और बिहार में 56% महिलाएं जो है कामकाजी है। दूसरे स्थान पर गोवा है। बिहार के किस जिले में एम्यूजमेंट पार्क यानी मनोरंजन पार्क बन रहा है। दोस्तों देखिए, वैशाली और मुंगेर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ एम्यूजमेंट पार्क एंड इंडस्ट्रीज के 22वें एम्यूजमेंट एक्सपो में भाग लेने के लिए बिहार पर्यटन विभाग की टीम मुंबई दौरे पर है। बिहार के वैशाली और मुंगेर के भीमबाद में प्रस्तावित एम्यूजमेंट पार्क निर्माण को लेकर अध्ययन और विशेषज्ञों से फीडबैक लिया जा रहा है। बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रा और मनोरंजन के लिए पार्क, थीम पार्क, वाटर पार्क आदि के बारे में जानकारी साझा करने के लिए नौ प्रवर्तकों और हितधारकों को एक ही छत के नीचे लाना है। एक्सपो अत्याधुनिक उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। एक्सपो में भारत के विभिन्न राज्यों से 165 से अधिक प्रदर्शक और ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, दुबई, यूएई, जर्मनी, हांगकांग, इटली, लिंकेस्टीन, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से 35 विदेशी कंपनियां शामिल हो रही हैं। तो दोस्तों ठीक है, बिहार के वैशाली और मुंगेर जिले में एम्यूजमेंट पार्क बन रहा है। ठीक है,
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक आप जानते हैं दोस्तों केंद्रीय शासन वाला प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ में जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसकी सूचना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सह खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की है। चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर यह घोषणा की। सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय है, जिसको सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी बनाया है? तो दोस्तों जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने। नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने केवल 33 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच में उपलब्धि हासिल की है। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। मुद्रा यहाँ की नामीबियाई डॉलर है। नामीबिया के प्रधानमंत्री सारा कुंगोंग एल्वा हैं। तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वैगनर ने साल 2012 में पदार्पण किया था। वैगनर ने अपने करियर में 64 टेस्ट मैच खेले हैं और 260 विकेट लिए हैं। और टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वकालिक 5वें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। यह 2 बड़े द्वीपों से बना है। राजधानी इसकी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन हैं न्यूजीलैंड की आधिकारिक भाषा है माओरी। अंग्रेजी न्यूजीलैंड हस्ताक्षर भाषा है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? देखिए भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनेट विंग भी प्रदान किए हैं। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी जिसमें एक वयोमित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना दोस्तों जो है इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ए सोमनाथ हैं। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। ठीक है। इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है और इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों देखिए बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। स्पेन में 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी जीएसएमए द्वारा किया जा रहा है। जीएसएमए दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक संघ है। अगर स्पेन की बात की जाए दोस्तों तो स्पेन की राजधानी और सबसे बड़ा नगर मैड्रिड है। स्पेनिश स्पेन की एक आधिकारिक भाषा है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है जिसका अनावरण 1 मार्च को किया जाएगा। यह घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं।
साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 26 फरवरी 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस बना रही है। 500 एकड़ में फैले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कंपनी करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी के मुताबिक यहां करीब 4,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी मिलेगा। कंपनी इस प्लांट में काउंटर ड्रोन, खुफिया निगरानी और रिकी टेक्नोलॉजी एवं साइबर सुरक्षा क्षेत्र में विकास पर काम करेगी। यहां पर आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के लिए एम्यूनिशन यानी गोला बारूद बनाई जाएगी। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बनी है। 26 फरवरी 2024 को मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। मरियम ने पंजाब के गवर्नर हाउस में अपने पिता और पूर्व पीएम नवाज शरीफ और अंकल शहबाज शरीफ की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली है। पंजाब विधानसभा 371 सीटों के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्वाचित सदन है। इसी साल बीबीसी ने मरियम नवाज को 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में जगह दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। गाजा और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से किस देश की सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? फिलिस्तीन सरकार ने दोस्तों 26 फरवरी 2024 को फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सताइये समेत पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। फिलिस्तीनी सरकार ने गाजा और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से इस्तीफा दिया है। फिलिस्तीनी सरकार ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इस्तीफा सौंपा है। इजराइल हमास जंग खत्म होने के बाद फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होगी। फिलिस्तीन अथॉरिटी का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। इस राज्य पर किसका शासन होगा? अमेरिका इसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन अथॉरिटी से बात कर रहा है। फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम और रमल्ला है, दो राजधानियां यहाँ की। भारत के किस राज्य में देश का पहला एस्ट्रो टूरिज्म सेंटर बन रहा है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में देश का पहला एस्ट्रो टूरिज्म सेंटर पश्चिम बंगाल में बन रहा है। दोस्तों एस्ट्रो टूरिज्म का मतलब होता है जहां से आसानी से आसमान की चीज़ों को देखा जा सके। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता से करीब 83 किलोमीटर दूर सीतापुर में बन रहा है। इसको बनाने में 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीतापुर से आसमान एकदम अलग दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर अधिक अंधेरा है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में 23 जनपद है। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 42 है। राज्यसभा सीटें 16 है। नदियाँ यहाँ पर गंगा, हुगली, दामोदर और भागीरथी हैं। मयूराक्षी भी हैं नदी यहाँ पर। जनजातियों की बात की जाए तो भूमिज, संथाल, लेपचा, संतल, मुनस, भूटिया राष्ट्रीय हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और पार्क की बात की जाए तो सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पर है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का प्रमुख नेशनल पार्क है जिसे दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही है। सुंदरवन नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बता दें कि सुंदरवन नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बक्सा टाइगर रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। नीरावली नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क यह भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। किस देश ने भ्रूण की उम्र तय करने वाला पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना लिया है? दोस्तों देखिए, जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसको भ्रूण बोला जाता है शुरुआती लम्हों में। तो अब भ्रूण की उम्र क्या है इसका पता लगाने के लिए जो है भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना लिया है। भारत ने भ्रूण की उम्र तय करने वाला पहला एआई मॉडल बना लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के शोधकर्ताओं ने पहली बार भारतीय आबादी को ध्यान में रखकर ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल गर्भिणी GA2 विकसित किया है जो गर्भवती महिला में उसकी दूसरी और तीसरी तिमाही में भ्रूण की सटीक उम्र तय कर सकता है। आईआईटी मद्रास और THSTI फरीदाबाद के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। यह मॉडल शोधकर्ताओं ने बताया कि यह मॉडल भ्रूण की सटीक उम्र का पता लगाने से गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल और सटीक प्रसव तिथियां निकालने में भी मदद मिलेगी। यानी कब बच्चा होगा माताओं को उसका पता भी ये बता देगा।
शोधकर्ताओं की टीम ने सोमवार को कहा है कि गर्भनी GA2 नामक मॉडल भारतीय आबादी के लिए भ्रूण की उम्र का सटीक अनुमान लगाता है। इससे त्रुटि लगभग 3 गुना कम हो जाती है। नए मॉडल से नवजात शिशुओं की देखभाल में भी सुधार के साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। किस आईआईटी ने मसालों से कैंसर की दवा बनाई है? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास ने शोधकर्ताओं ने कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मसालों के उपयोग से दवा बनाई है, जिसका पेटेंट कराया है। बताया गया है कि हाल ही में पशुओं पर इसके अध्ययन में सफलता मिली है। अब क्लिनिकल ट्रायल की योजना भी बनाई जा रही है। दवाएं 2028 तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। इन मसालों से बनी नैनो दवाइयों का लंग, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, कोलन, ओरल और थायराइड में कैंसर की कोशिकाओं पर असर दिखा है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? देखिए, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली विकासशील देश की पहली महिला बन गई हैं। 57 वर्षीय बत्रा वर्तमान में विश्व बैंक से संबंधित GEF में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में मूल्यांकन के लिए मुख्य मूल्यांकनकर्ता और उप निदेशक हैं। 9 फरवरी को वाशिंगटन में आयोजित 66वीं GEF परिषद की बैठक में प्रतिष्ठित पद के लिए उनके नाम की सर्वसम्मति से सिफारिश की गई थी और पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की गई। GEF वैश्विक पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करने वाले 183 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए साझेदारी है। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय पाल सिंह बंगा हैं, जो भारतीय मूल के हैं। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए दोस्तों, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल 18 पदक जीता है, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और कांस्य 3 है। प्रथम स्थान मलेशिया को मिला है, जिसने कुल 37 पदक जीता है। प्रतिवर्ष 27 फरवरी को दुनिया भर में विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। विश्व NGO दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की थीम है दोस्तों, एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में NGO की भूमिका है। विश्व में गैर सरकारी संगठनों के अमूल्य योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। 26 फरवरी 2024 को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? देखिए दोस्तों, 26 फरवरी 2024 को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 26 फरवरी 2024 को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्पल फेस्ट के तहत दिव्यांगजनों द्वारा आयोजित की गई विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद उठाया। इसका आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस पर्पल फेस्ट में 14,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य विभिन्न तरह की दिव्यांगता और लोगों के जीवन पर इनके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही समाज के भीतर दिव्यांगजनों के बारे में समझ, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देना है। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत की 5 से 8% आबादी दिव्यांगता की शिकार है। तो दोस्तों, 26 फरवरी 2024 को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो दोस्तों, 28 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप मेरा डेली, मंथली, ईयरली PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर आप ले सकते हैं डेली, मंथली, ईयरली PDF।
ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर फीडबैक देके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।